तो आज हम लोग स्टूडेंट थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यह थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा वापस यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़े थे? बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरीके से हमें पहले देखना होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों वापस ये एक टेम्परेचर ही होता है। इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of solid and vapor pressure of its liquid becomes equal। एक तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब किस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे वो फ्रीज स्टार्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि जिस टेम्परेचर पे उसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर बच्चों सॉलिड का भी हो सकता है लिक्विड का भी हो सकता है। तो सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है वही उस लिक्विड का कहलाएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर। जैसा कि हमें एक वाटर का याद होता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हम लोग कितना मतलब बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वहां पे वो फ्रीज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे आइस, अब देखिए लिक्विड वाटर है तो लिक्विड वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होगा उसको आइस बोलते हैं। तो आइस के कारण जो वेपर प्रेशर होंगे और लिक्विड के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है बच्चों इक्वल हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। या आप इसको और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड remains in equilibrium। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करें बच्चों तो अब देखिए ये H2O सॉलिड है, ठीक है, जिसको हम लोग आइस बोल सकते हैं, और ये H2O लिक्विड है। ये क्या बच्चों H2O लिक्विड है। अब देखिए ये आइस है और ये क्या हो गया हमारा लिक्विड वाटर हो गया, लिक्विड वाटर हो गया। अब यही इक्विलिब्रियम जो है वो बार बार टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है बच्चों चेंज होगा। अब आपको पता है कि अगर इस इक्विलिब्रियम में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सोचिए क्या होगा। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आइस धीरे धीरे करके क्या होगा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड साइड जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में इंडोथर्मिक है, हीट देंगे तब ये इधर आएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन चूंकि इंडोथर्मिक है इसलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर जितना ज्यादा ये फॉरवर्ड में जाएगा कंटेनर के अंदर आपका लिक्विड का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लिक्विड वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो यहाँ से ये देखिए हो गया। दूसरा चीज कि अगर आप टेम्परेचर को घटाने लगते हैं, उसी कंटेनर में टेम्परेचर को घटाने लगेंगे तो जो भी आपका लिक्विड वाटर था वो धीरे धीरे करके किधर जाना शुरू हो जाएगा, आइस के फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फॉरवर्ड ये बैकवर्ड रिएक्शन जो बच्चों वो है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटाएंगे तो ये किस साइड जाएगा बच्चों, बैकवर्ड साइड जाएगा। और बैकवर्ड साइड जाने का मतलब क्या होगा बच्चों कि लिक्विड वाटर का अमाउंट जो होगा वो घटेगा, या आप कह सकते हैं कि आइस का अमाउंट का जो बच्चों बढ़ेगा। तो इस इक्विलिब्रियम से ये बात हमें समझ में आ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट
टेम्परेचर जो होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे मेंटेन करेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या करेगा बच्चों, मेंटेन करेगा। तो अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे कोई एक फेज का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यहाँ पे तो वाटर लिक्विड फेज का अमाउंट बढ़ने लगेगा, घटाएंगे तो धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा, क्योंकि उस समय ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बात, ये किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आपको एक लिक्विड का याद भी होगा और याद भी रखना है, वो है वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग लेते हैं। अगर क्वेश्चन में और कोई लिक्विड आएगा बच्चों तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब हम समझते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का क्या मतलब है बच्चों, अब हम लोग डिप्रेशन का रीजन समझते हैं कि आखिर जब हम किसी भी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, घट जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले इसका रीजन समझ लेते हैं। रीजन ऑफ, यहाँ ऐसे लिखें, when a non-volatile solute, when a non-volatile solute, ये ध्यान रहे हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे ऐसा होता है। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू ए प्योर सॉल्वेंट, into a pure solvent, then freezing point Fp, freezing point of pure liquid decreases। प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। और जितना से डिक्रीज करेगा वही क्या कहलाता है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे लिखेंगे बाय विच फैक्टर इट डिक्रीजेज दिस इज known as depression in freezing point। और इसको हम लोग किससे देखना है बच्चों, डेल्टा टी। और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एफ लगाएंगे। क्या लगाना होगा हमें, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है कि कितना से टेम्परेचर कम हुआ है, और ये एफ है। एफ का मतलब ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, कोई नॉर्मल टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं लेना है। ये हमेशा किसका होगा बच्चों, फ्रीजिंग टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अब हम लोग वापस यहाँ पे समझेंगे फिर से कि आखिर क्या कारण है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर प्योर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। इसका रीजन क्या है तो ठीक है, तो अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम लोग वापस मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग का टॉपिक आएगा एक्सप्लेनेशन। अब क्या है बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन। आपको याद होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी हम लोग दो तरीके का एक्सप्लेनेशन दिए थे, एक वेपर प्रेशर एक्सप्लेनेशन था और दूसरा थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन था। तो वेपर प्रेशर वाला एक्सप्लेनेशन बच्चों बोर्ड में आपको काम आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन जो देते हैं बच्चों वो बोर्ड में नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जो एक्सप्लेन कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, वो दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप नेक्स्ट टॉपिक फिर से लगा सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके भी बच्चे दो एक्सप्लेनेशन आएंगे, एक आएगा वेपर प्रेशर का एक्सप्लेनेशन और दूसरा जो आएगा बच्चों वो वापस फिर से कौन आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन। तो अब इसमें वेपर प्रेशर का एक्सप्लेनेशन तो सेम ही रहेगा। आपको पता है कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों वो क्या हो जाता है, घट जाता है।
और अगर वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कि वेपर प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता बच्चों, बढ़ जाता, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने जाते हैं। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, तो अब इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि इसमें दो एक्सप्लेनेशन आएगा। पहला है वेपर प्रेशर एक्सप्लेनेशन। वेपर प्रेशर ये बच्चों बोर्ड में यूज होता है, ठीक है, आप इसको ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। कंप्रेसर में तो वो एक थर्मोडायनामिक ग्राफ पूछता है, मेन यहाँ से ही सवाल सारे बनते हैं। वेपर प्रेशर एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों यही लिखेंगे कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added into a volatile liquid, then vapor pressure of volatile liquid decreases due to which freezing point of liquid also decreases, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें ये पहले से पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में या वोलेटाइल लिक्विड में, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना पहले होना चाहिए था अब उतना नहीं होता, वो घट जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर वो घट जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। क्योंकि आप फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताएं बच्चों, कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। तो इसी को बच्चों अगर हम लोग ग्राफिकली दिखाएं, यहाँ पे शो करें ग्राफिकली, तो ये देखिए आपको कैसा दिखेगा। आप यहाँ पे टेम्परेचर मिल सकते हैं और यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर है, यहाँ पे क्या बच्चों, वेपर प्रेशर है। आपको पता है कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वैरी करता है, तो वो एक कर्व नेचर होता है बच्चों, उसका क्या होता है, कर्वेचर नेचर होता है। अब सोचिए कि अगर कोई लिक्विड था हमारे पास इस टेम्परेचर पे, देखिए अभी यहाँ वेपर प्रेशर होगा। अब जैसे जैसे आप यहाँ से इधर बढ़ेंगे, तो सोचिए टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। अब सोचो कि जब टेम्परेचर घटेगा तो आपको यहाँ पे बताया गया था कि इक्विलिब्रियम जो होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो यहाँ से देखिए क्या होगा बच्चों कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को घटाएंगे, ये दोनों एक ही कंटेनर के अंदर फिनोमेना हो रहा है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही कंटेनर के अंदर ये फिनोमेना हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर कंटेनर का घटाना शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे जो वाटर था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सॉलिड फेज में। अब सोचिए कि ये ज्यादा वेपराइज होने का टेंडेंसी रखेगा या ये फॉर्म ज्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी रखेगा, मतलब कि वाटर लिक्विड फेज में ज्यादा वोलेटाइल होगा या वाटर आइस के फॉर्म में ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो ऑब्वियस है लिक्विड फेज में ज्यादा वोलेटाइल होगा क्योंकि उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आइस के कंपैरिजन में कम रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ ऑब्टेन होता है वो इसी तरीके से होता है कि देखिए पहले क्या होगा, ये ग्राफ धीरे धीरे इस तरफ से आ रहा है, घटते जा रहा है। क्यों है, अभी आप देखिए कर्वेचर नेचर का है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस पॉइंट से इधर मूव कर रहे हैं बच्चों, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पहले हमारे पास वेपर प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे था, फिर धीरे धीरे हम टेम्परेचर को घटाएं, तो टेम्परेचर को घटाएं इसका मतलब लिक्विड का अमाउंट घट गया, ये धीरे धीरे क्या जाएगा बच्चों, घटता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जहां से इसका घटने का रेट जो होगा ना वो बहुत स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत स्लो, मतलब कर्वेचर नेचर से ये लगभग स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन जितना कर्वेचर यहाँ पे घट रहा था अब उतना नहीं होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में घटना शुरू होगा, क्योंकि अब यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका बहुत कम बन रहा होगा, वेपर इसके बहुत कम बन रहे हो, इसलिए प्रेशर बहुत तेजी से घट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये ऐसा आ गया। अब देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे हुआ ना,
यहाँ से देखिए ये प्योर लिक्विड फेज में है, ये अभी हमारा सॉल्वेंट है, ये क्या बच्चों हमारा सॉल्वेंट है। तो ये जो सॉल्वेंट है ना वो किस फेज में है बच्चों, लिक्विड फेज में। ये क्या है हमारा लिक्विड फेज में। और ये जो है बच्चों ये भी सॉल्वेंट ही है, ये भी हमारा क्या है सॉल्वेंट ही है, लेकिन किस फेज में आ गया बच्चों, ये सॉलिड फेज में है। सॉल्वेंट है लेकिन ये क्या हो गया है अब सॉलिड हो गया है। और ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, यही वो पॉइंट है जहां पे लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम पे हैं। ये यही पॉइंट है जहां पे सॉलिड और लिक्विड क्या है इक्विलिब्रियम पे हैं, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे हैं। इसका मतलब कि ये टेम्परेचर जो होगा वो कहलाएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर। आप अगर इस टेम्परेचर से आगे जाओगे बढ़ा दोगे, अब सोचो इस टेम्परेचर से अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम लोग हैं तो वहां पे सॉलिड भी होगा लिक्विड भी होगा, दोनों के बीच इक्विलिब्रियम भी होगा। लेकिन जैसे ही आप फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आइस मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस वाटर में। तो इसीलिए जब यहाँ से टेम्परेचर इधर बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे लिक्विड बना देगा। और जैसे ही आप यहाँ से टेम्परेचर इधर कम करेंगे कि जो भी वाटर आपको लिक्विड फेज में था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, आइस के फॉर्म में। इसीलिए वेपर प्रेशर यहाँ पे इस तरीके से घट जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना बच्चों, और यही है हमारा T0F। इसको हम लोग क्या बोलेंगे T0F। इसको T0F क्यों बोले हम, T0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। जब अभी हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड नहीं किए तब है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आप यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा फिर से कि अब इसी सॉल्वेंट में आप क्या करो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दो। तो आप लिखेंगे जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर जितना पहले था उससे घट जाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर अगर अभी इस टेम्परेचर पे यहाँ था तो इसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इससे तो कम ही आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट से इसका कहीं कहीं कम से ये स्टार्ट होगा। तो ये जो लाइन होगा बच्चों वो नीचे से ही जाएगा। अब फिर से क्या होगा कि इसका जैसे से आप टेम्परेचर को घटाना शुरू करेंगे ये धीरे धीरे करके क्या होगा वापस फिर से घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, और ये मान लो यहाँ आ जाएगा। फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसी लाइन पे चला जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को सोचो, ये वाला जो पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो सॉल्यूशन है। ये वाला पोर्शन किसका हो गया बच्चों, सॉल्यूशन का हो गया। ये अभी लिक्विड फेज में था, मतलब फ्रीजिंग स्टार्ट अभी नहीं हुआ है सॉल्वेंट का, ठीक है। यहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट हो गया। अब बताओ यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो किसका किसका होगा, और ये भी ध्यान रखना ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ऐसा भी कभी कभी पूछ देता है। ये सॉलिड सॉल्वेंट है और ये लिक्विड सॉल्वेंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है किस किस चीज का, तो सॉलिड सॉल्वेंट और सॉलिड ये लिक्विड सॉल्वेंट का ही होगा, सॉलिड का नहीं। इसीलिए यहाँ पे भी अगर हम लिखें कि ये जो टेम्परेचर आएगा बच्चों वापस, ये जो हमारा टेम्परेचर आएगा बच्चों ये हमारे लिए क्या कहला जाएगा TS। ये क्या कहलाएगा बच्चों TS। S का मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन का हो गया। अब देखें पहले प्योर लिक्विड का कितना टेम्परेचर में फ्रीज हो रहा था, अब सॉल्यूशन कितना हो रहा है इतना पे, ये टेम्परेचर घट गया है, और यही टेम्परेचर का डिफरेंस क्या कहलाएगा बच्चों डेल्टा TF कहलाएगा, कि जितना से ये घटा है वो डेल्टा TF होगा। तो यहाँ से देखिए हमारा एक फॉर्मूला मिल गया कि डेल्टा TF जो होगा वो होगा TF0 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों TS, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें T0F का, तो T0F के बारे में हम क्या लिखेंगे, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर हम वाटर की बात करें फॉर वाटर तो T0F का वैल्यू आप कितना रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में आप चेंज कर सकते हैं। TS क्या होता है, TS क्या होगा बच्चों TSF क्या होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। या आप इसको और क्लियरली समझना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अभी भी सॉल्वेंट का ही है, लेकिन कब when solute is mixed,
जब हम सॉलिड उसमें मिक्स कर दे रहे हैं तब उसका सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो हमारा क्या है, TF है, ठीक है। और डेल्टा TF को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो डेल्टा TF हमारा है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा डेल्टा TF हो गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा पहला एक्सप्लेनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपको यहाँ समझ में आ गया है। इसलिए यहाँ पे भी ध्यान रखना कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे भी किसका होगा बच्चों, तो ये हमेशा सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का होगा, ये बात ध्यान देना, हमेशा सॉल्वेंट का ही होगा। यहाँ पे भी जो इक्विलिब्रियम आएगा वो किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, तो सॉल्यूशन का जो लिक्विड है, ठीक है, सॉल्वेंट में मिलाने के बाद, और उसी में जब सॉल्वेंट जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो उसका जो सॉलिड बनेगा वो है। तो यहाँ तक बच्चों हमारा पहला एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। तो मेन हमारा यही है। अब हम लोग जो सेकंड एक्सप्लेनेशन देते हैं, थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन, कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटता है, वो एंट्रोपी से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आप यहाँ तक लिख लें। तो अब हम लोग बच्चों इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेकंड एक्सप्लेनेशन जो बच्चों वो है हमारा एंट्रोपी का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एंट्रोपी एक्सप्लेनेशन हम लोग इसको कैसे देते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखो बच्चों इसी में हमारा एक और फॉर्मूला भी हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। से डेल्टा TF बराबर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, TF, ठीक है, माइनस क्या करते हैं T0F, TF माइनस क्या कर रहे हैं बच्चों T0F। इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों वो क्या हो चुका है, घट चुका है। इसका मतलब कि ये प्योर सॉल्वेंट T0F माइनस क्या करेंगे यहाँ पे TF, ठीक है। तो ये प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करते हैं। और आपको एक चीज और पता है कि जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वो सब मोलैलिटी पे डिपेंड करते हैं। इसलिए ये ऑल्सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF जो होगा बच्चों वो मोलैलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आप डेल्टा TF की प्रोपोर्शनलिटी को देखेंगे तो ये यहाँ पे बच्चों आता है कांस्टेंट KF इनटू क्या आ जाएगा बच्चों मोलैलिटी, और इनटू इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों I क्वांटम फैक्टर ऑफ सॉल्यूट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम क्वांटम फैक्टर I से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो यहाँ पे एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर I का वैल्यू आप रखेंगे तब की बात है, ठीक। अब यहाँ पे वापस देखिए क्या होगा कि अगर हमें डेल्टा TF का वैल्यू निकालना होगा तो दो फॉर्मूला हो गया, एक तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग ये फ्रीजिंग पॉइंट पता हो जाए और पूरे सॉल्यूशन का पता हो जाए, तो इन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे तब पता चल जाएगा बच्चों। और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेके फिर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ से मोलैलिटी पता चल सकता है, मॉलिक्यूलर मास पता चल सकता है, मोल पता चल सकता है बच्चों, ठीक है। अब बात आता है यहाँ देखिए कांस्टेंट KF आया। KF क्या होता है बच्चों, ये एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये बच्चों वापस सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चेंज होगा बच्चों KF का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो चीज आपको KB में बताया गया वो सारा चीज यहाँ पे भी वैलिड होता है। इसका मतलब कि अगर हम वाटर के लिए आपको बताएं वैल्यू इसका कि फॉर वाटर के लिए बच्चों हमें याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी दे सकता आपको, तो KF बराबर 1.86 होता है, ठीक है बच्चों। ये KF का वैल्यू हो गया किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। दूसरा कि अगर हमें इसका कैलकुलेशन करना होगा तो KF बराबर क्या होगा बच्चों, KF बराबर आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर आपको कभी निकालने का जरूरत पड़ता है तब की बात है,
ऐसे ये क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहता है। हम लोग कुछ बच्चों इस तरीके से वहां पे भी किए थे, ठीक है, अब देख लेना वहां पे यही था डेल्टा, ये के वी बराबर भी क्या था, यहाँ पे आर था, टी नॉट बी था, वहां बॉइलिंग टेम्परेचर था, यहाँ पे बस फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। एम बी यहाँ पे क्या था बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और आर जो है वो तो गैस कांस्टेंट होता है बच्चों, ये क्या है, गैस कांस्टेंट है। और टी एफ क्या है, टी नॉट एफ क्या बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का ये क्या बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट है। और डेल्टा एच बी के बारे में आपको पता है कि ये है लेटेंट हीट ऑफ, ये सॉरी मोलर हीट ऑफ, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ भी नहीं लेते, वो तो वेपराइजेशन था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, फ्यूजन, तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से किसी सॉल्वेंट के लिए अगर मान लीजिए कि केएफ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तब तो उस सॉल्वेंट के लिए आपको ये सब डाटा दिया रहेगा, उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। अब देखिए ये जो वाटर का केएफ है 1.86, वो भी इसी फॉर्मूले से निकालने के बाद आया, लेकिन वाटर ही हम जनरली यूज करते हैं सॉल्वेंट के रूप में, इसीलिए वाटर का वैल्यूम डायरेक्ट याद ही रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा आपको। तो बच्चों ये ओवरऑल हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये वापस लोग फॉर्मूला हो गया, सेम फॉर्मूला डेल्टा टीवी का भी था, बस यहाँ पे केवी होता है, मोलैलिटी होता है इनटू आई होता है। देखिए ये मोलैलिटी है, अब मोलैलिटी निकालना आपको आता है कि मोलैलिटी निकालने के लिए आप मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट करेंगे, ठीक है, और मोल निकालने के लिए फिर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे, तो वो सारा चीज आपको ध्यान रखना। और आई जो है बच्चों वो हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है, तो सॉल्यूट के मोल में आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो सॉल्यूट आपके क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है उसके लिए आप क्या कर लें, आई निकाल लें, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका डेल्टा टीएफ आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डेल्टा टीएफ का पहला एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसका बच्चों सेकेंड एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत रेयरली पूछा जाता है। मेन एक्सप्लेनेशन यही था, थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन बहुत रेयर पूछे जाते हैं, कंपटीशन वगैरह में थोड़ा बहुत आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग अब आते हैं बच्चों इसका सेकेंड एक्सप्लेनेशन, इंट्रोपी एक्सप्लेनेशन, या आप कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन, थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन या इंट्रोपी एक्सप्लेनेशन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है, वापस अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला याद हो तो वहां पे हम लोग तीन तरह का इंट्रोपी लिए थे, क्योंकि हमारे पास तीन सिस्टम होता बच्चों, हमारे पास कितने तरह का सिस्टम है, यहाँ पे तीन सिस्टम है। कौन कौन सा सिस्टम है वो यहाँ भी हम लोग लिख रहे हैं, ये बच्चों हो जाएगा मान लीजिए इंट्रोपी, ये हम लोग इंट्रोपी कंपैरिजन कर रहे हैं। अब सोचिए कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बच्चों सॉल्यूशन है, यही है हमारे पास, ये है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और ये है हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखिए होगा क्या, एक तो प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट को आप क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, प्योर सॉल्वेंट को आप क्या करते हैं बच्चों, फ्रीज करते हैं, और फिर सॉल्यूशन को भी आप क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे इसको फ्रीज करते हैं। अब देखिए यहां से क्या होगा कि जब ये सॉल्वेंट प्योर लिक्विड फेज में था, तो ये इनिशियल वैल्यू हो गया, अब ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे फिर से ये फ्रीज हो गया, मान लीजिए फ्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके, ये सॉल्यूशन है लिक्विड फेज में, फिर ये फाइनली क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। तो ये इसका हो गया एक तरह से इनिशियल, और ये हो गया बच्चों क्या, फाइनल। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए कहलाएगा इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए बच्चों फाइनल। अब हमें यही दोनों इंट्रोपी चेंज निकालना है, ठीक है। तो एक हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, और एक हमारे पास उसका फ्रीज किया हुआ स्टेट होगा, ठीक है बच्चों। तो हम सोचिए कि तीन वैल्यू है,
तो हमारे पास क्या इस तरीके से डाटा आएगा। आप सोचिए कि अगर हम इंट्रॉपी इन तीनों का कंपैरिजन करना चाहें तो सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है, इंट्रॉपी प्योर सॉल्वेंट का होगा या सॉल्यूशन का होगा, या जब ये दोनों फ्रीज हो जाएंगे तब का होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन का एंट्रोपी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी मिला हुआ है और सॉल्वेंट भी मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये एस सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका आएगा बच्चों, उसके बाद आएगा एस सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का आएगा। उसके बाद ये एस सॉलिड आएगा, सॉलिड मतलब इन दोनों का फ्रीज वाला आएगा। क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो रहा बच्चों, इसलिए यहाँ पे मोशन मॉलिक्यूल के बीच में सीज होते हैं, सॉलिड के बीच में मोशन बहुत रेयर होगा, तो इसलिए इसका एंट्रोपी क्या होगा बच्चों, सबसे कम होगा। अब चेंज लेके देखिए कि जब हम सॉल्यूशन को फ्रीज करेंगे तब एंट्रोपी का चेंज, अब देखिए इतना आ जाएगा, ये डेल्टा एस सॉल्यूशन का लाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एस सॉल्यूशन, डेल्टा एस सॉल्यूशन। डेल्टा सॉल्यूशन करने का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि जब हम 1 मोल सॉल्यूशन को फ्रीज कर रहे हैं तो उसमें कितना एंट्रोपी चेंज होगा। तो जब सॉल्यूशन को फ्रीज करेंगे बच्चों तो यहाँ देखिए एंट्रोपी चेंज इतना आ रहा है। जब आप प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करेंगे तो एंट्रोपी चेंज आपको ये वाला मिलेगा, ये आएगा डेल्टा एस सॉल्वेंट। ये क्या बच्चों, जब प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करें तब एंट्रोपी चेंज कितना होगा। और आपको पता होगा कि H2O की अगर हम एग्जांपल ले बच्चों तो ये H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट आप ले सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है। तो आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम दैट इज एट फ्रीजिंग पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा। आपको पता है कि डेल जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, ये एक इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स का। अगर इसी इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम पे लगाएं तो ये जीरो हो जाएगा और ये डेल्टा एच आ जाएगा, माइनस हो जाएगा टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट इनटू डेल्टा एस। अब यहाँ से देखिए कि अगर डेल्टा एस आप निकालते हैं तो ये डेल्टा एच अपॉन क्या आ रहा है बच्चों, टी फ्रीजिंग पॉइंट ही तो आ रहा है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये समझ लेंगे कि आखिर क्यों डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट जाता है। तो आपको ये बात अब यहाँ समझ में आना चाहिए। आपको पता है कि ये सभी केस के लिए क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट है। इन दोनों ही केस के लिए जितना इंथैल्पी चेंज यहाँ पे होगा उतना इंथैल्पी चेंज लगभग यहाँ पे भी होता है, तो ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो अब देखिए इंट्रोपी चेंज जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका इंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो अब देखिए इन दोनों में ज्यादा किसका है, सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन का अगर इंट्रोपी ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ गया, हम यहाँ लिख दे रहे बच्चों, देख लेना, दैट इज कि डेल्टा एस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा किसके, 1 अपॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर के। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि डेल्टा एस सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा है डेल्टा एस सॉल्वेंट से। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो होगा TFP मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर है, सॉल्यूशन का जो होगा बच्चों वो कम हो जाएगा T फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए ऑब्जर्व होता है क्योंकि जब हम सॉल्यूशन का एंट्रोपी चेंज देखते हैं तो वो क्या था बच्चों, ज्यादा आएगा, इसीलिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। तो ये तो बस एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है बच्चों। यहाँ से जो आपको सवाल पूछेगा, न्यूमेरिकल जो सवाल पूछेगा वो दो ही फॉर्मूला पे वापस यहाँ पे आएगा। एक आएगा डेल्टा TF बराबर T0 F माइनस TF करेंगे और दूसरा आएगा आपका
डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलरिटी इंटू आई। तो यही दो इक्वेशन से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन तो हम बच्चों आगे करेंगे ही, सब अलग अलग टॉपिक के अनुसार फिर से सवाल करेंगे सारे टॉपिक पे। पहले हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप आराम से थ्योरी में जितना चीज आपको बताया जा रहा है वो फॉर्मूला वगैरह सब याद रख लें। फिर जब क्वेश्चन लेकर आएंगे इसके ऊपर तो अपने आप सवाल देखिएगा कि वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हो गया बच्चों खत्म। अब हम लोग लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको भी हम लोग खत्म ही कर लेते हैं, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, फिर हमारा इसके ऊपर सवाल बच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करते हैं बच्चों हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये इसको पाई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें दो टर्म समझना होता है, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। एक है डिफ्यूजन, दूसरा क्या बच्चों ऑस्मोसिस। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम लोग करते क्या कि कंटेनर ले लिए, ठीक है, इसमें हम लोग एक सेपरेशन लगा देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक सेपरेशन लगा दिए, मान लीजिए ये सेपरेशन है। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मेम्ब्रेन। ये क्या बच्चों सिंपल मेम्ब्रेन है। अब देखिए इधर हम एक सॉल्यूशन रखते हैं, सॉल्यूशन मान लीजिए 1 है, और इधर दूसरा सॉल्यूशन रख ले, सॉल्यूशन 2 है, और दोनों के बीच में एक सिंपल मेम्ब्रेन लगा रखें। अब मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है, तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C2 है, और ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि C1 जो है वो C2 से ज्यादा है। C1 क्या बच्चों C2 से ज्यादा है। अब ऑस्मोसिस को समझने के लिए भी, ऑस्मोसिस को समझने के लिए भी हम लोग सेम तरीके से ले रहे हैं यहाँ पे भी, कि एक सॉल्यूशन कंटेनर ले लिए, उसमें हम लोग दो पार्ट बना ले कंटेनर में। बस फर्क यहाँ पे ये होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कि पहला बात तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लगाते हैं बच्चों वो सिंपल मेम्ब्रेन होता है, मतलब सेपरेशन जो देते हैं वो सिंपल मेम्ब्रेन होता है, उसमें कोई अलग से फंक्शनिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ जो हम लोग लगाते हैं बच्चों इसको हम लोग SPM बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका क्या फंक्शन होता है वो आगे हम लोग समझते हैं। वापस अब देखिए इधर हम सॉल्यूशन 1 रखना चाह रहे हैं, इधर सॉल्यूशन 2 रखना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन इसका C1 है, इधर कंसंट्रेशन मान लीजिए अब कितना C2 हो गया। यहाँ पे भी हम मान रहे C1 ग्रेटर देन C2 है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर कोई कहता है कि C1 ज्यादा है, तो C1 ज्यादा होने का क्या मतलब है कि इधर सॉल्यूट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो इसका मतलब अगर इधर हम देखें तो इस तरफ जो होगा बच्चों वो सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, क्योंकि किसी भी चीज का मूवमेंट जो होता है वो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट में जो सॉल्यूट होगा उसका मूवमेंट उस पार्ट की तरफ होगा, नेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे तो सॉल्यूट इधर से इधर भी आ रहे होंगे, इधर से इधर भी आ रहे होंगे, लेकिन मैं नेट मूवमेंट की बात करूं तो ये इधर जाएंगे, ये है नेट मूवमेंट। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है नेट मूवमेंट, सॉल्यूट का उधर ही होगा। ठीक है, अब सॉल्वेंट का अगर आपसे कोई पूछे नेट मूवमेंट तो आप इधर करोगे नेट मूवमेंट। क्यों, ये सॉल्वेंट इधर जाएगा, क्योंकि जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है इसका मतलब उधर सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो ज्यादा सॉल्वेंट इधर है, कम सॉल्वेंट इधर है, तो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ मूवमेंट हमेशा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट इधर इधर नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा, लेकिन हम बात करते हैं नेट मूवमेंट की। तो नेट मूवमेंट जो होगा बच्चों वो इधर ही होगा सॉल्वेंट का। ठीक है, तो सेमी परमिएबल ये सिंपल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों वो डिफ्यूजन जो होता है वो सिंपल मेम्ब्रेन के थ्रू कराया जाता है। और यहाँ पे सॉल्यूट भी एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट भी एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में मूव करते हैं। लेकिन जब आप इस सिंपल मेम्ब्रेन को हटा कर अगर SPM लगा देंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि सॉल्यूट का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। सॉल्यूट का मूवमेंट क्या हो जाएगा बच्चों
रुक जाएगा, मतलब ये मोमेंटम नहीं होगा, इसको हम कट कर रहे हैं, ये मूवमेंट नहीं होगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अभी भी इधर से इधर जा रहा होगा, नेट मूवमेंट, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां से क्या पता चला बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये कोई एक ही काम करेगा, और एक काम क्या करेगा, ये अपने से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए अलाउ करता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को कभी भी ये पास नहीं होने देगा। तो इसीलिए ऑस्मोसिस जो होता है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस समझना होता है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आपको थोड़ा सा अंतर हम बता रहे हैं यहाँ पे कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सिंपल मेम्ब्रेन के थ्रू कराया जाता है, और उस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी इधर से इधर क्रॉस कर सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी इधर से इधर क्रॉस कर सकता है। लेकिन जब बात ऑस्मोसिस का आएगा तो ऑस्मोसिस में बच्चों ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी मूवमेंट होगा हमेशा सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट इसमें कभी भी नहीं होता है, और सॉल्वेंट का जो नेट मूवमेंट होगा वो हमेशा लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में होता है। तो ऑस्मोसिस का बच्चों डेफिनेशन भी बोर्ड में पूछा जाता है। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना था डिफ्यूजन के बारे में। हमें यहाँ डिटेल से पढ़ना ऑस्मोसिस को, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को हम लोग अब यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम लोग ऑस्मोसिस को डिफाइन करें बच्चों, तो ऑस्मोसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो नेट, ये बात ध्यान रखना, नेट लिखा हुआ स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला ये भी प्रोसेस है, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। और दूसरा बात ये कि हमेशा सॉल्वेंट का होगा, सॉलिड का मूवमेंट कभी नहीं होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, और फ्रॉम लो कंसंट्रेशन to high concentration लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ये लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, या तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, आप ऐसे कर दे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कर दे, फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड, कंफ्यूजन होगा, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज, ये थ्रू एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसके थ्रू मूवमेंट होगा बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, ठीक है। is known as osmosis, और ये फिगर जो आप बनाए थे ऑस्मोसिस में वो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोट में पॉइंट लिखना, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि ऑस्मोसिस में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम लोग दो चीज लिखे, एक लिखे सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं तो ऐसे हम दो फिगर दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि एक साइड हम एक सॉल्यूशन रखें, इधर हम सॉल्यूशन रखें, लेकिन इधर हम प्योर सॉल्वेंट रखें। अब बताओ कि अगर ये एसपीएम है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट होगा,
तो ऑब्वियस है ये प्योर सॉल्वेंट, इसमें इसका मतलब ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ हमेशा जाएगा, तो इस समय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि हम दो सॉल्यूशन को ही सेपरेट करते हैं बच्चों, दो सॉल्यूशन को ही सेपरेट करते हैं एसपीएम के थ्रू। तो अब सोचिए कि अगर हम सॉल्यूशन 1 लिए हैं और यहाँ पे अगर सॉल्यूशन 2 लिए हैं, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, और ये बताया जा रहा है कि C1 का वैल्यू ज्यादा है C2 से, इसका मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब इधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ये सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसकी कंपैरेटिवली यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, तो नेट मूवमेंट इसमें इधर हो जाएगा, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर जा रहा होगा। तो इसीलिए दोनों बात लिखा होगा बच्चों कि हम एसपीएम से प्योर सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। जब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को आप सेपरेट करेंगे तो ऑब्वियस है कि प्योर सॉल्वेंट से मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, और जब दो सॉल्यूशन को आप सेपरेट करोगे तब देखना होगा कि वहां पे किसमें ज्यादा अमाउंट में वाटर है या किसमें ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट है, मतलब ये कि कौन ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग यूज कर सकता है। अब मान लीजिए डाइल्यूशन के टर्म में बोलेगा, सोचिए लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट होगा तो वो लिखा हुआ रहेगा फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक बार टर्म समझ ले, लैंग्वेज थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर हो सकता है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग ऑस्मोसिस समझते हैं। अब नोट का जो पॉइंट बता रहे थे वो ये है बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, क्या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन दोनों साइड होगा या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे दोनों साइड होगा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही जाएगा, सॉल्वेंट इधर से इधर भी जा रहा होगा, इधर से इधर भी आ रहा होगा, लेकिन जब हमारा नेट मूवमेंट का बात होगा तब तो हमें कोई एक ही डायरेक्शन बताना होगा, और वो डायरेक्शन कौन सा होगा बच्चों, हायर से लोअर की तरफ। तो नोट में हम यही पॉइंट लिख रहे हैं कि एक्चुअली ड्यूरिंग ऑस्मोसिस solvent molecule move from low concentrated solution to high concentrated or and high concentrated to low concentrated, but ये चीज ध्यान रखना बच्चों, बट नेट मूवमेंट ये बच्चों एक बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट will occurs from low to high concentrated solution। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट का कोई जिक्र ही नहीं, सॉल्यूट तो कभी भी नहीं करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर से लोअर या लोअर से हायर या दोनों साइड होता है, तो बताएंगे दोनों साइड होता है। लेकिन जब नेट मूवमेंट पूछे आपको एक्सप्रेसली लगा के कि नेट मूवमेंट किधर होगा, तब आपको कोई एक डायरेक्शन सेलेक्ट करना होगा, और वो डायरेक्शन कौन होगा, तो आप देख ले किधर सॉल्वेंट ज्यादा है, नेट का मूवमेंट हमेशा हायर से लोअर वैल्यू की तरफ ही होता है। तो बच्चों इस तरह से ये ऑस्मोसिस हो गया। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का कांसेप्ट यहीं से आता है। अब आपको पता है
कि अगर हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, अपने आप मूव करना शुरू कर जाएगा। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन साइड जिधर से मूवमेंट हो रहा है, जिसके तरफ हो रहा है, ठीक है, तो जिसके तरफ हो रहा है उसके सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ताकि प्रेशर लगने से ये सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए बच्चों, रुक जाए। तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आप ऑस्मोसिस अच्छे से समझ गए हैं तब अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग अब देख लेते हैं। ये अब आएगा हमारा बच्चों क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कि हम लोग बोलते हैं द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस, to stop osmosis is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure, ठीक है। and it is given by इसको हम लोग पाई इक्वल्स टू लिखते बच्चों CRT, पाई इक्वल्स टू CRT इनटू वापस फिर से हम लोग इसमें भी क्या कर देंगे बच्चों, I क्वांटा फैक्टर तो यहाँ भी आएगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है बच्चों सॉल्यूशन के केस में, पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, लगा सकते हैं। अगर आप देखिए प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात करेंगे तब तो यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड। और अगर हम दो सॉल्यूशन को डिफर करेंगे तो नेट कंसंट्रेशन यहाँ पे लेते हैं, C1 माइनस C2 भी किया हुआ रह सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा प्योर सॉल्वेंट और ये वाला लेते हैं। मैं यहाँ सिचुएशन आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्वेंट पूरा और ये है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस तो इधर हो रहा है बच्चों, तो इधर हो रहा मतलब प्रेशर हम इस साइड अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाइड हम इस साइड प्रेशर अप्लाइड करेंगे ताकि ये मूवमेंट क्या हो जाए, रुक जाए। तो वो कितना प्रेशर इस साइड लगाना होगा बच्चों, तो इसका जितना कंसंट्रेशन रहा होगा वो R मतलब यहाँ पे वही गैस कांस्टेंट ही है, और T जो है बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर है, और I हमारा क्वांटम फैक्टर है। तो पाई इक्वल्स टू CRT, और C जो है यहाँ पे बच्चों वो क्या, मोलरिटी है। C क्या है यहाँ पे, मोलरिटी है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म जो है ये यहाँ पे मोलरिटी आता, बाकी सब में मोलरिटी आता था। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ही रिलेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन का टाइप होता है। इसमें बच्चों हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे दो तरह का सॉल्यूशन बोलते हैं, तीन तरह का एक टाइप से कर सकते हैं। दूसरा है, अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टाइप है बच्चों, कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल भी बनेंगे आपसे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मतलब सेम होता है बच्चों, ठीक है, आइसो मतलब सेम होता है। यहाँ का ये मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई 1 बराबर पाई 2। अब दोनों सॉल्यूशन का क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कर दें, ये आ जाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हो गया बच्चों ये, तो ये पाई 1 बराबर पाई 2 कर देंगे तो दो सॉल्यूशन का आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये आ जाएगा, आइसोटोनिक आ जाएगा। दूसरा होता है बच्चों हाइपोटोनिक,
दूसरा क्या है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूशन which has low osmotic pressure। ये सब डेफिनेशन है बच्चों, इससे सवाल बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन देखिए बन रहा है, ठीक है। और एक आएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन which has high osmotic pressure। अब देखिए ये एक्चुअली है क्या कि हम दो सॉल्यूशन ले लिए, मान लीजिए सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर निकालेंगे और इन दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या हो सकता है बच्चों, या तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, तो जब दोनों का इक्वल हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे का लाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर इक्वल नहीं आया है, इसका क्या मतलब है कि किसी एक का कम होगा, किसी एक का ज्यादा होगा, तो जिसका कम हो जाएगा उसको हाइपोटोनिक बोल देंगे, और जिसका ज्यादा हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे बच्चों, हम लोग हाइपरटोनिक बोल देंगे। तो आपके पास अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा खत्म हो चुका है बच्चों। हम एक साथ इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं फाइनली, और आप इसको फॉर्मूला को याद रखेंगे, कौन से टर्म क्या क्या थे ये याद रखेंगे, तो हम समझते हैं यहाँ पे सारा सवाल हम लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो फाइनली देखिए जो पहला प्रॉपर्टी था वो था RLVP। पहला प्रॉपर्टी क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP। और RLVP आपको पता है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, इनटू यहाँ पे आई कर देंगे। ये पहला रिलेटिव लॉरिंग ऑफ इवेपोरेशन हो गया था। दूसरा जो था वो था बच्चों डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर आया था, एक तो टीबी सॉल्यूशन का माइनस टी नॉट भी आया था बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और एक इसी में ये भी आता है कि केबी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। तो डेल्टा टीबी पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन है इंटू आई। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीएफ है। तो डेल्टा टीएफ में टी नोड एफ में टीएफ को घटाते हैं, या आप कर सकते हैं डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। और चौथा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े बच्चों वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो है पाई इक्वल्स टू सी आर टी इंटू आई। अब सी जो है बच्चों ये मोलैरिटी है, मोल पर लीटर वाला। तो यही हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर तो हम बहुत सारे सवाल पहले भी कर चुके हैं, सवाल अब हम इन तीनों को ऊपर बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेके आएंगे वो अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग एक बार चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्योरी को आराम से कर लें, ये सब कैसे निकाला गया था, इसमें केबी क्या होता है, मोलैलिटी आप कैसे निकालेंगे, वो सारी बात आप ध्यान रख लें। उसके बाद आपसे सवाल सब बनेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे।